क्योतारो इचिकावा एक शाही लड़का जो कि एक सेकेंडरी हाई स्कूलर है। जितना वो मासूम लगता है इतना वो है नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक साइको किलर है जिसका टारगेट है उसकी ही क्लास की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की यामादा अन्ना का फेस को नाइफ का इस्तेमाल करके काट देना और उसके फेस को बदसूरत बनाना। ये सुन के तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक साइको थ्रिलर एनिमे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रोमांटिक एनिमे है। जो क्योतारो है वो कोई साइको किलर नहीं है, वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है, इसलिए वो साइको किलर वाली कल्पना करता रहता है। तो शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग एनिमे। एनिमे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे लंच टाइम हो चुका होता है और लंच टाइम के अंदर सभी क्लास वाले क्लास में काफी ज्यादा शोर करते हैं। इसलिए क्योतारो शांति के लिए लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड करता है और वह जब लाइब्रेरी में आता है तो वो यामादा को खाना खाते हुए देखता है, तो वो उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगता है। तभी यामादा उसे रोक के कुछ कहती है, लेकिन उसकी बातें उसे सुनाई नहीं देती है, जिस कारण वो उसको हाँ में जवाब दे के वहां से चले जाता है। अंदर जाके वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, और वो कहता है कि शायद मेरा अभी मौका है उसको खत्म कर देने का। लेकिन वो कहता है आज नहीं, किसी और दिन करेंगे। और जो यामादा होती है वो राइस केक खाने के बाद पोटैटो चिप्स खा रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। तो ये देखे क्योतारो सोचता है कि ऐसे ही वो खाती रहेगी तो वो अपने फिगर को बर्बाद कर देगी। खाने के बाद यामादा एक पेपर में कुछ लिखती है और वो अपने लाइन को काफी मुश्किल से ही पूरा कर पाती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को शाबाशी देती है कि उसने अच्छा काम किया। फिर यामादा अपने कटर को ढूंढने लगती है और उसे वो नहीं मिलना होता है। तो क्योतारो सोचता है कि वो उसे अपना कटर दे सकता है, जो कि अपने पास ही रखता है मर्डर करने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं भी देना चाहता था क्योंकि वो सोचता है कि यामादा उसे क्रीप समझेगी। और वो फिर देखता है कि जो यामादा है वो तो अपने हाथ से ही न्यूज़पेपर को फाड़ने लगी है। तभी क्योतारो उसे रोकता है और अपना कटर दे देता है उसे। ये लेके तो यामादा उसे जज नहीं करती है, बल्कि उसका उल्टा ही उसको शुक्रिया अदा करती है। जो सुन के क्योतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो भाग जाता है। उसके बाद क्योतारो उसे फिर से देखने लगता है और फिर देखते हैं कि लंच टाइम खत्म हो चुका होता है और जो यामादा होती है वो तो अपने बैग में ही उस कटर को लेके जाने लगती है और क्योतारो ये देख के उसका पीछा करने लगता है। फिर यामादा को रास्ते में ही उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है जिसका नाम चिहुरू होता है, जो कि उसे डांट रही होती है। तो यामादा जल्दी से वापस आके उसे खाली चिप्स का पैकेट फड़ा देती है और वो उसे देख के यहाँ से चली जाती है। जो देखे तो क्योतारो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो फेंकने जाता है तो वो फेंक ही नहीं पाता। अगली सुबह क्योतारो सोचता है कि यामादा ने तो उसे कटर अभी तक दिया ही नहीं है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब उसकी चीज यामादा के पास होती है। फिर वो अपने डेस्क की तरफ देखता है तो वहीं पे उसका कटर पड़ा हुआ होता है और क्योतारो ये देख के कहता है कि उसको मेरे डेस्क के बारे में पता है। फिर उनका टीचर आके उन सभी को प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए कहता है। तब वो यामादा को ये कहते सुनता है कि उसने तो इस पोस्टर को पूरा ही नहीं किया। तो उसकी दोस्त सेकाइन कहती है कि ये मैंने पूरा किया था क्योंकि वो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ये सुन के तो क्योतारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि यामादा को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन जब सेकाइन और यामादा प्रेजेंटेशन अपना दिखा रहे होते हैं तब यामादा सैड होती है और ये देख के क्योतारो को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसके दोस्त की वजह से ही है। जब क्योतारो और उसके दोस्त प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तभी क्योतारो देखता है कि यामादा रो रही है और उसमें बच्चे जब खिड़की के बाहर एरोप्लेन देखने के लिए मुड़ते हैं तो उसे लगता है कि सभी लोग यामादा को रोते हुए देख रहे हैं। तभी वो सभी लोग से यामादा के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए अपने ही प्रेजेंटेशन को फाड़ देता है। उसके दोस्त उससे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मुझे लगा था कि प्रेजेंटेशन पूरा हो चुका है इसलिए मैंने उसे फाड़ दिया। और वो फिर यामादा की तरफ देखता है तो जो यामादा होती है वो तो ठीक भी हो चुकी होती है। ये सब खत्म होने के बाद लड़कियां अपनी बातें कर रही होती है और यामादा बैठी होती है अपनी दोस्त की गोद में और जो क्योतारो के पीछे स्टूडेंट बैठे होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि जब लड़के एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ये सुन के तो क्योतारो भी इमेजिन करने लगता है कि अगर यामादा उसके गोद में होती तो कैसी लग रही होती। लेकिन तभी क्योतारो का दोस्त केंता कहता है कि उसे प्रीटी गर्ल बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे नहीं मिलने वाली। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम्हें फिर कैसी लड़की पसंद है? तो वो कहता है कि मुझे हारा जैसी लड़की पसंद है। उसके बाद क्योतारो जब लाइब्रेरी में आता है तो वो फिर से यामादा को देखता है और थोड़ी देर बाद ही हारा भी वहां पे आ जाती है। तो यामादा उसे खाना ऑफर करती है, लेकिन हारा कहती है कि वो नहीं खा सकती क्योंकि वो अभी डाइट पे है। यामादा कहती है
कि मैं तो जो मर्जी चाहे खा सकती हूँ। तो हारा कहती है कि मैं भी जो मर्जी चाहे वो पहले खा लेती थी, लेकिन अब मैं ओवरवेट हो गई हूँ। तो यामादा उसका कोई जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पे केंता भी आ जाता है। उसकी बात सुन के क्योतारो को यही लगता है कि केंता आज अपनी फीलिंग को कन्फेस करने वाला है, लेकिन ये बात यामादा नहीं समझती है और वो उल्टा ही हारा को अपना वेट लूज करने के लिए कहती है। तो केंता कहता है कि लड़कियां सभी शेप में अच्छी ही लगती है। और ये सुनने के बाद यामादा का दिमाग चलता है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और क्योतारो भी उनको देखने के चक्कर में एक बुक वहां से गिरा देता है। तो बुक गिरने की आवाज सुन के तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो यामादा कहते हैं शायद कोई बिल्ली आ गई होगी और वो हैंड साइन से कह रही होती है कि बिल्ली की आवाज निकालो। और क्योतारो भी समझ जाता है तो वो बिल्ली की आवाज निकालने लगता है और उसकी इतनी गंदी कैट वॉइस होती है कि वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है रुको, मैं अभी देख के आती हूँ। और वो वहां पे जाके बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। जो सुन के वो लोग भी समझ जाते हैं कि वहाँ पे बिल्ली है, इसलिए वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और कुछ देर बात करने के बाद उन लोग की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद यामादा भी वहां से चली जाती है। और पहली बार यामादा उसके इतने करीब आई थी जिस वजह से वो शर्मा जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो एक बुक स्टोर की तरफ देखता है जहाँ पे वो स्कूल ड्रेस में जा ही नहीं सकता है, इसलिए वो अपनी ड्रेस चेंज करके उस स्टोर में आ जाता है जहाँ पे वो यामादा की मैगजीन देखता है। लेकिन तभी वहाँ पे यामादा भी आ जाती है, जो देख के वो उससे छुपने लगता है। तभी कुछ लड़कियाँ यामादा की मैगजीन उठाती है, तो जो यामादा होती है वो उनके करीब जाके अपना फेस दिखाने लगती है फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए। लेकिन ये चीज से वो लड़कियां ऑकवर्ड फील करती है, जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपनी मैगजीन को दूसरे मैगजीन के भी ऊपर रख देती है ताकि जो भी आए उसकी मैगजीन को ही देखे। और वो ऊपर में बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर भी देखती है, जो देख के वो अपना मार्कर रख के वहाँ पे खड़ी हो जाती है कि कोई आके उसकी मैगजीन खरीदे और वो साइन करे। लेकिन तभी वहाँ पे शॉप ओनर आके उस बुक को दोबारा से पहले वाली जगह पे रख देती है, जो देख के यामादा उदास हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद क्योतारो उस मैगजीन को खरीद लेता है और घर पे आके देखने लगता है, जिसमें वो काफी ज्यादा अलग ही लग रही होती है, यानी कि ब्यूटी की क्वीन। और वो थोड़ा देखने के बाद ही डस्टबिन में उस मैगजीन को फेंक देता है और वो सोच रहा होता है कि वो ऐसा कर ही क्यों रहा है, वैसे भी कौन सा वो लड़की उसे मिल जाएगी। लेकिन वो एक काम तो कर ही सकता है जो कि हर एक अडल्ट अपनी जवानी में करते हैं। अगली सुबह क्योतारो अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा होता है और वो काफी अनईजी फील कर रहा होता है। तभी वो जाते वक्त यामादा और एक लड़के को देखता है। पहले तो उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन जब वो उसके पास आता है तो उसे पता लगता है कि नहीं, वो एक आवारा लड़का है जो कि यामादा को अपने झांसे में फंसाना चाहता है। जब वो लड़का उसके लाइम आईडी या नंबर मांगता है तो उसका यामादा कोई भी जवाब नहीं देती है। क्योतारो को लगता है कि यामादा ऐसे ही नहीं किसी लड़के के जाल में फंस जाएगी, लेकिन वो बता तो छपरी होता है जो कि अपनी बातों से ही यामादा को फंसा देता है। और यामादा काफी जल्दी ही उससे बात करने लगती है। ये देख के क्योतारो परेशान होने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का सीरियस होकर यामादा का नंबर मांगने लगता है, लेकिन यामादा उसे मना करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो लड़का उसके हाथ को पकड़ के उसे फोर्स करने लगता है, तो जो यामादा होती है वो फिर मानी जाती है। ये देखे क्योतारो सोच ही रहा होता है कि वो क्या करेगा। तभी यामादा की दोस्त चिहिरो क्योतारो के पीछे आ जाती है और यहाँ तो क्योतारो उन लोग का ध्यान भटकाने के लिए अपनी साइकिल को जोर से फेंक देता है और वो साइकिल ब्रिज के नीचे गिर जाता है और सभी लोग को ध्यान भटक जाता है और वो लोग उस चीज को देखने के लिए चले जाते हैं। और जो चिहिरो होती है वो यामादा को बताती है कि ये सारा काम क्योतारो का है। तो यामादा क्योतारो से पूछती है तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्योतारो बहाना लगाता है कि उसने ब्रेक की जगह रेस दे दिया था। ये सुन के तो यामादा हंसने लगती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा फनी हो। अगले सीन में क्योतारो फिर से अपने साइको वाले मूड में आ जाता है और वो यामादा को चुपके से देख रहा होता है और वो तभी नेरोइन को खाने के लिए निकाल लेती है और उसको खोलने के बाद वो कुछ नोटिस करती है और क्योतारो को पता लग जाता है उसे पानी की जरूरत है। तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही पानी ले आती है उसमें, लेकिन वो फोन नहीं होता है तो वो दोबारा से पानी लेने के लिए जाती है। तभी क्योतारो देखता है कि वो उसकी फेवरेट जगह को गंदा कर रही है, इसलिए वो उस जगह को साफ करने लगता है। तभी वहाँ पे यामादा भी आ जाती है और वो कहती है कि वो ये सब करने के बाद वो उस जगह को साफ करने ही वाली थी। जिसके बाद यामादा फिर से पानी भरने लगती है और क्योतारो जब टाइम देखते है तो उसे पता चल जाता है कि वो इतना जल्दी क्यों कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर में ही लंच टाइम खत्म होने वाला है और जो गिलास है वो नेक्स्ट फ्लोर पे है, तो इसलिए वो उसे लेने के लिए नहीं जा रही है। तो क्योतारो थोड़ी देर के लिए उसको देखता है और सोचता है और वो फिर दौड़ के जाके गिलास ले आता है और फिर वो देखता है कि यामादा तो नेरो टूटी के पास ही ला के पानी डाल रही है और अब वो गिलास लेके आ गया है, इसलिए वो
उस गिलास से पानी पी लेता है ताकि उसे ऐसा न लगे कि वो उसके लिए गिलास लाया था। फिर वो आज भी क्योतारो को खाली डब्बा देके वहां से चली जाती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा है, और क्योतारो ये लेके कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, और फिर बाद में कहता है नहीं ये मुझे चाहिए। फिर क्लास में आके क्योतारो का फिर गुस्सा होने लगता है क्योंकि यामादा ने उसके कीमती टाइम को वेस्ट कर दिया। और आज काफी ज्यादा गर्मी होती है तो यामादा एक नोटबुक को लेके फैन की तरह यूज करने लगती है, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ही खेलने लगती है। और उन्हें देख के क्योतारो सोचने लगता है कि यामादा के पास इतने सारे दोस्त हैं लेकिन वो फिर भी लाइब्रेरी में अकेले जाके क्यों लंच करती है। तो वो सोचता है कि शायद उसे पता चल गया है, इसलिए वो क्योतारो को एलिमिनेट करने वाली है। फिर जो यामादा है वो गर्मी की वजह से रह नहीं पा रही होती है, और ये देख के जो क्योतारो के पीछे जो लड़के होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आज शायद उन्हें कुछ अच्छी चीजें दिखने वाली है। जिसके बाद वो लड़का यामादा के पास जाने लगता है, लेकिन क्योतारो उसके सामने अपना कटर फेंक देता है। जो देख के वो लड़का उसे देता है तो क्योतारो उसे डराने लगता है। तभी वो देखता है कि लड़कियां वहां से जाने लगी है, तो उन्हें जाता हुआ देख क्योतारो भी वहां से जाने लगता है। जहाँ क्योतारो देखता है कि यामादा तो अपने बेस्टी के साथ खेल रही होती है, और क्योतारो ये सोचता है कि जो यामादा है वो तो अपने बेस्टी के साथ भी लाइब्रेरी में नहीं आती है। फिर वो लाइब्रेरी में उसे देखता है तो वो भी उसे देखती है, जो देख के वो शर्मा जाता है। फिर वो क्योतारो से उसका फैन मांगती है, उसे लेके वो उसे सूंघती है तो वो कहती है क्या ये अच्छी सुगंध वाला फैन है। तो क्योतारो कहता है कि नहीं। तो यामादा कहती है तो तुम जरा चेक तो करो। तो वो उसके पास सूंघने जाता है तो वो यामादा के कुछ और ही देख लेता है, तब वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी यामादा के पास किसी का कॉल आता है और वह तभी टेबल के नीचे छुप के क्योतारो को उसके सामने बैठने के लिए कहती है। इसके बाद वहां पे चिहिरो आके यामादा के बारे में पूछती है, लेकिन क्योतारो तो उसका कोई जवाब ही नहीं देता है। तो चिहिरो समझ जाती है और वो क्योतारो के सामने ही बैठ जाती है, जहाँ पे क्योतारो उसे ऑफर करता है खाने के लिए। तो चिहिरो कहती है कि वो नहीं खा सकती क्योंकि उसे फास्ट फूड पसंद नहीं है। उसके बाद वो यामादा की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है और वो उसका काफी ज्यादा ख्याल रखती है। और ये सुन के तो यामादा उसके गोद से बाहर आ जाती है। फिर यामादा चिहिरो को अपनी गोदी में लेके वहां से चली जाती है, और उन लोग के जाने के बाद क्योतारो वॉशरूम में जाता है। तो आप लोग काफी ज्यादा समझदार हैं, इतनी वीडियो देखी है मेरी, तो आप लोग को पता लग गया होगा कि वो क्या करने गया है। फिर कल्चरल फेस्टिवल के लिए सभी बच्चे अपने अपनी क्लास को सजा रहे होते हैं, और जो क्योतारो होता है वो ये सब देख के कह रहा होता है कि ये सारी तो बकवास चीजें हैं जो ये लोग करते रहते हैं। लेकिन तभी यामादा क्योतारो के पास आके उससे ग्रेवयार्ड को ड्रॉ करने के लिए मदद मांगती है, जिसके लिए वो उसे मना नहीं कर पाता है, और वो हारा के पास आ जाता है उसके काम में मदद करने के लिए। लेकिन जब वो उसके देखता है तो वो उसमें ही खो जाता है, और तभी जो वहाँ पे वेल रखी होती है उसके अंदर से यामादा घोस्ट बन के बाहर निकलती है, जो देख के क्योतारो की फट जाती है और वो काफी डर जाता है। उसके बाद वो दोबारा काम पे लग जाता है, और हारा अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ से जाती है। तभी वहाँ पे यामादा भी आ जाती है। जब यामादा वहाँ पे आती है तो वो देखती है ग्रेव में तो उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये देख के यामादा को लगता है कि हारा उसे डिसलाइक करती है, इसलिए उसने उसका नाम लिखा है। तभी यामादा के क्लासमेट यामादा को इम्प्रेस करने के लिए क्योतारो को बुली करने लगते हैं, और क्योतारो नहीं चाहता है कि यामादा अपनी दोस्ती को खराब करे, इसलिए वो साफ साफ कह देता है कि ये उसने ही किया है। लेकिन जब हारा वहाँ पे आती है तो वो कहती है कि उसने ये गलती से लिख दिया था, तब जाके ये मिसअंडरस्टैंडिंग सही होती है। उसके बाद हारा और क्योतारो फिर से उसे ड्रॉ करने लगते हैं, और यामादा भी उसके पास उससे सॉरी मांगने के लिए आती है, और तभी इन दोनों के नैना से नैन मिलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी यामादा को उसकी दोस्त बुला लेती है, और क्योतारो उस ग्रेव में अपनी फैमिली का नाम लिख के हाथ धोने के लिए निकल जाता है, और वो हाथ धो ही रहा होता है। तभी वहाँ पे यामादा आती है, और वो वहाँ पे आके कहती है शायद उसे डरावनी दिखने के लिए उसे लाल पेंट का यूज करना चाहिए, लेकिन क्योतारो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ब्लैक कलर का यूज करना चाहिए। ये सुन के यामादा उसे खुद ही से लगाने के लिए कह देती है, और जैसे वो अदाएं दिखाते हुए लगाने के लिए कहती है, वो अदाएं देख के तो क्योतारो पिघल जाता है और वो एक डॉट लगा के वहां से चले जाता है। अब कल्चरल फेस्टिवल का भी दिन आ जाता है, और कल्चरल फेस्टिवल खत्म भी हो जाता है, और यामादा के दोस्त और यामादा अपने काम खत्म करके बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्योतारो को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो यहाँ से जाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि यामादा को जो पहले लाइन मारा था वो यहाँ पे आ जाता है यामादा के पास, जहाँ लड़कियां तो मना कर रहे होते हैं, लेकिन जो सेकाइन होती है वो तो उन लोग के साथ जाने के लिए मान जाती है। तो सभी लड़कियों को उनके साथ जाना पड़ता है,
तो वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं, तो वो क्लासरूम के अंदर से जाने का सोचता है। और जब वो उस क्लासरूम को पार करके बाहर आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। लेकिन वो तो क्लासरूम के पीछे ही खड़े होते हैं और यामादा उसके पास आके कहते हैं, क्या इस क्लासरूम में कुछ इंटरेस्टिंग है? और वो लोग उस क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने शहर का मैप मिलता है। और यामादा अपने घर को ढूंढने लगती है और वो क्योतारो से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो वो भी दिखाता है और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों का घर ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद क्योतारो उसे फोटो लेने के लिए कहता है, तो यामादा ठीक है कह के उसका फोन लेके एक सेल्फी ले लेती है। असल में जो क्योतारो था वो तो मैप की फोटो के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे कुछ और ही मिल गया है, जिस वजह से उसको तो काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। ये सब खत्म होने के बाद क्योतारो क्लास में एक डार्क फैंटेसी अपने तरफ से ही मांगा बना रहा होता है, जहाँ पे वो एक हीरोइन भी बनाता है और कहता है ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है। फिर वो मेडिकल रूम में आ जाता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा होता है और वो वहाँ पे यामादा के शूज भी देखता है, जो देख के वो पहले तो शॉक हो जाता है। लेकिन उसे बाद में याद आता है कि यामादा के नाम से और भी स्टूडेंट हैं। फिर यहाँ से नर्स जाने लगती है और उसके कंधे से पर्दा खिंच जाता है और सामने वाला पर्सन हमें दिखाया था और वो और कोई नहीं यामादा होती है। तो वो उसे देखने लगता है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी यामादा जाग जाती है तो वो उसे शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है और यामादा कहती है कि अच्छा ये तुम थे, कोई और नहीं। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा था। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि उसका पेट दर्द कर रहा था और उसके बाद वो बहुत सारी कैंडी निकाल के एक टैबलेट निकाल के उसे दे देती है। तो वो उस टैबलेट को लेके पानी पीने के लिए जाता है और वहाँ पे वो एक कप को देख के सोचने लगता है कि शायद यामादा ने भी इसी कप से पानी पिया होगा और वो यामादा को इमेजिन करते हुए उस कप से पानी पीने वाला होता है। तभी यामादा वहां से जाने लगती है तो वो डर के मारे उस टैबलेट को निगल ही जाता है, जिससे कि वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो फिर भी बेड पे जाके लेट जाता है और वो वहां पे देखता है कि जो यामादा है वो तो अपने टी शर्ट को वहीं पे भूल गई है। तो वो उस टी शर्ट को देख के उसे चुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को जैसे तैसे रोक लेता है। तभी वहाँ पे नर्स भी आ जाती है तो वो उसके ऊपर टी शर्ट फेंक के उसे कह देते हैं कि तुम ये यामादा को दे देना और वो कैंडी लेके यहाँ से चली जाती है। और वो कहता है ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है और वो टी शर्ट उसके नाक के ऊपर ही होता है, इसलिए वो स्मेल करता है और वो कहता है इसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही है और वो पसीने की स्मेल होती है। उसके बाद क्योतारो उसकी टी शर्ट को देने के लिए जा ही रहा होता है। तभी यामादा अपने क्लास से बाहर निकल के कुछ ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो उसकी दोस्त पूछती है तुम क्या ढूंढ रही हो? तो वो कहती है कि मैं कैंडी ढूंढ रही हूँ और जो क्योतारो के हाथ में टी शर्ट होता है वो उसे दे ही नहीं पाता है। ये सब होने के बाद क्योतारो फिर से अपना काम कर रहा होता है। तभी वो पीछे में जो अदाची होता है वो फिर से नोटी वाली बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है चलो हम उनके नेल्स चेक करते हैं। और वो चले जाता है लड़कियों के पास और वो लड़कियों को जैसे ही बुलाता है वैसे जो लड़कियां होती हैं उन्हें पता ही होता है कि जो अदाची है वो थोड़ा नोटी टाइप का है, इसलिए वो उसे घूरती है। तो अदाची कहता है तुम लोग क्या हमें नेल्स दिखाओगे? अगर तुम्हारे नेल्स छोटे होंगे तो तुम काफी ज्यादा हेल्दी होगी। तो वो लोग दिखाते हैं और उन लोग के नेल्स छोटे होते हैं और ये देख के वो यहाँ से चले जाता है। और वो अपने दोस्तों के पास आके कहता है देखो लड़कियों के भी छोटे छोटे नेल्स थे तो वो लोग जरूर करते होंगे और आप लोग इतने इनोसेंट नहीं है जो कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, आप समझी गए होगे। तभी अदाची क्योतारो के पास आके एक वो पर्ची उसे देता है जो कि उसे यामादा को देना होता है और क्योतारो को लगता है कि उसने कुछ गंदा ही लिखा होगा। फिर क्योतारो उस पेपर को यामादा को दे देता है और वो यामादा देखती है तो उसके अंदर यामादा की ड्राइंग होती है जो कि उसने मांगा कैरेक्टर के तौर पे बनाया था। फिर वो बाहर आके अडाची के लेटर को देखता है और उसमें उसने ज्यादा कुछ नहीं उसकी लाइम आईडी मांगी होती है। तो उसके बाद वो वापस से अपने कैरेक्टर पे काम करने लगता है। उसके बाद जिम क्लास में वो लोग बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं और जब वो यामादा के बारे में सोच रहा होता है तभी उसको एक बॉल आके लग जाती है। बॉल लगने की वजह से उसे काफी तक गुस्सा आ रहा होता है और वो जैसे ही उस बॉल को उठा के फेंकने ही वाला होता है तभी वहाँ पे यामादा आ जाती है, इसलिए वो शांत होकर उसे बॉल दे देता है और वो ये सोच रही थी कि उसे क्या हो रहा है। जब यामादा गेम खेली होती है तब की तरफ बैठ के उसे ही देख रहा होता है और यामादा भी उसे देख रही होती है। लेकिन तभी एक बॉल आके यामादा के नाक पे लगती है जिस वजह से उसके नाक से खून आने लगता है, इसलिए उसे नर्स रूम पे जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। ये देखे क्योतारो से रहा नहीं जाता इसलिए वो उसे देखने के लिए चला जाता है। जब क्योतारो उसे चुप के देख रहा होता है तभी चिहिरो यामादा का बैग लाने के लिए बाहर जाने लगती है। तो ये देख के क्योतारो एक बेड के नीचे छुप जाता है और उन की बातें सुनने लगता है। और तभी यामादा अपनी मॉम से बात करती है और वो उनसे कहते कहते रोने लगती है क्योंकि कल उसका फोटोशूट था और वो अब फोटोशूट नहीं कर सकती है। और उसको रोता हुआ सुन क्योतारो भी रोने लगता है, क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी यामादा अपने वॉलेट को गिरा देती है और उसे यामादा के पास
उसी की कैरेक्टर बनाई हुई फोटो दिख जाती है। तो उसे देख के वो सोचता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। अगले दिन से यामादा बैंडेज नाक पे पहन के आती है, तो सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है। और ये सबसे परेशान होकर चिहिरो उसके बैंडेज के ऊपर लिख देती है कि ये बास्केटबॉल की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो ये सोच के रोने लगती है कि अगर उस बास्केटबॉल से उसकी नाक टूट जाती तो उसका मॉडलिंग करियर खत्म हो जाता। और वो चिहिरो को पकड़ के काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद भी क्योतारो उसे रोता हुआ देखता है और वो इतना रो रही होती है कि उसका टिश्यू पेपर भी खत्म हो चुके होते हैं। तो वह इसलिए लाइब्रेरी में आके डेस्क पे टिश्यू पेपर रख देता है। लेकिन उसकी वजह से उसे शक हो जाएगा, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट की तरह चारों ओर टिश्यू पेपर रख देता है। यहाँ पे यामादा नॉर्मली आके फिर से चिप्स के पैकेट को फाड़ के खाने लगती है और वो उस टिश्यू का इस्तेमाल हाथ पोंछने के लिए करती है। लेकिन बाद में वो देखता है कि जो यामादा है वो उस टिश्यू पेपर को देख के मुस्कुरा रही होती है, जैसे कि उसे पता हो कि ये किसका काम है। अगले दिन वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि जो यामादा है वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि उसे पता है कि जब वो टूट जाती है तो क्या होता है। फिर सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि यामादा अपने दूध को अपने बैग में डाल ली है। तो उसे लगता है कि जो यामादा है वो अबेंडेड कैट या डॉग को दूध देती होगी वो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जब वो लाइब्रेरी में होती है तो हमें पता चलता है कि जो यामादा है वो पुरुचे के साथ उसे खाने वाली है। वो पुरुचे को जैसे ही दूध में डालने वाली होती है तभी क्योतारो बाहर निकले उसे रोक देता है। तो वो उसे देख के रुक जाती है, लेकिन वो फिर से डालने लगती है। तो उसे रोक के कहता है कि तुम्हें शायद एक बॉल ले लेना चाहिए। ये सुन के यामादा उसे तो बॉल ले आने के लिए कहती है। ये सुनते ही क्योतारो भाग के जाने लगता है बाउल को लेने के लिए, लेकिन तभी यामादा उसके पास आके कहती है वो मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं और वो लोग जहाँ से बाउल लेने वाले थे वो जगह तो बंद होती है। तो वो लोग साइंस लैब में चले जाते हैं जहाँ पे कोई होता है। इसलिए क्योतारो चुपके से मेजर करके पुरेजे को मिक्स करके यामादा को दे देता है। वहाँ पे स्पून नहीं होता है, तो यामादा उसके उंगली में लगा के उसे टेस्ट कराती है और बाकी वो सभी पीने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे टीचर आ जाता है, जिस वजह से उसको खांसी आ जाती है और सारा पुरुचे उसके ऊपर ही गिर जाता है। और जो टीचर होता है वो यामादा को देख के कुछ और ही समझ जाता है। आप भी देख के पता लगा सकते हैं कि क्या ही समझा होगा। और जो क्यूतर होता है वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब वो लोग वहां से निकलने के बाद स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं और तभी क्योतारो देखता है कि जिसने यामादा को बॉल मारी थी वो यामादा के आसपास घूमने लगती है उसको कुछ कहने के लिए। लेकिन तभी यामादा के हाथ से कपड़ा छूट के नीचे गिर जाता है, जो देख के वो जल्दी से उसे लेने के लिए जाती है। शरीना आके उससे जल्दी माफी मांगने के लिए कहती है। तो ये सुन के रिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उस पे। अब हमेशा की तरह यामादा लाइब्रेरी में आके कुछ खा रही होती है और क्योतारो वहाँ पे आज रिन को भी देखता है और वो सोचता है कि आज उसे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी यामादा उसे बुला के फोन पे कुछ फोटो दिखाने लगती है और तभी यामादा एक सेल्फी लेने के लिए भी कहती है। लेकिन वो इस मौके को छोड़ के यहाँ से चले जाता है रिन के लिए। वो बाहर आते ही सरीना को देखता है जो कि उन्हें छुप के देख रही होती है और वहाँ जो रिन होती है वो यामादा से बात करने के लिए काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। लेकिन तभी यामादा उसे खुद ही बात करने लगती है, जिसके बाद यामादा उसे सेल्फी लेने के लिए कहती है और वो दोनों एक सेल्फी लेते हैं, जिसके बीच में रिन उससे माफी मांग लेती है। जो सुन के तो यामादा को समझ नहीं आता है वो किसकी माफी मांग रही है और वो बताती है जिसने उसे बॉल पास करी थी वो वही थी। तो वो उसको कहती है कोई बात नहीं। और जब वो अपने पॉकेट से कैंडी निकाल के रिन को देने वाली होती है तभी उसकी जेब से सारे कैंडीज के रैप गिर जाते हैं। तो तभी वहाँ पे सरीना भी आ जाती है उन्हें कलेक्ट करने के लिए। अब यामादा भी यहाँ से चली जाती है और यामादा के जाने के बाद सरीना क्योतारो और रिन से माफी मांगती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही आज कर दिया। फिर क्योतारो अपनी साइकिल लेके घर जा ही रहा होता है, तभी यामादा एक कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलती है और उसकी साइकिल देके उसके साथ ही घर जाने के लिए कहती है। तो वो उसे शर्माते हुए पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। तो यामादा पीछे बैठ के कहती है कि उसे स्टेशन के पास जाना है। फिर यामादा अपने बैग से एक चीज को निकालती है और क्योतारो को लगता है कि वो आज उसे फाइनली कुछ देने वाली है, लेकिन वो उसका कैप निकाल के उसे दे देती है। जिसके बाद वो दोनों उसी साइकिल पे बैठ के जाने लगते हैं और वो दोनों क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं और यामादा यहाँ पे अपने बास्केटबॉल क्लब के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि अब उसे इस इंसिडेंट के बाद खेलने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्योतारो को ज्वाइन करने का सोचने को कहती है। और जब वो रोड क्रॉसिंग के स्टॉप पे रुकता है तो क्योतारो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि उसने अपने क्रश को अपने साइकिल पे ही बिठाया हुआ है और वो उसके साथ बात भी कर रहा है। तभी सामने में क्योतारो एक पुलिस स्टेशन को देखता है और क्योंकि वहाँ पे
एक साइकिल पे 2 लोग अलाउड नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि अगर पुलिस वाले ने उन दोनों को एक ही साइकिल पे देखा तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन यामादा कुछ कहकर उसका ध्यान खींच लेती है और जैसे ही सिग्नल पे ग्रीन लाइट होती है तो क्योतारो जल्दी से वहां से भगाने लगता है अपनी साइकिल और वो यामादा को स्टेशन के पास ले आता है, जहाँ पे यामादा उसे पहली बार एक चीज देती है और ये देख के वो पहले सरप्राइज होता है, लेकिन वो बाद में यामादा की तरह उसका कैप खोल के उसे दे देता है, जिसके बाद यामादा यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में पीटी टीचर इन लोग से पूछ रहा होता है साइंस लैब में किसका स्नैक्स का पैकेट फेंका हुआ है और सभी लोग को पता है कि ये काम किसने किया है। और जो यामादा होती है वो तो टीचर की बात नहीं सुन रही होती है, वो तो कुछ और ही कर रही होती है और टीचर को भी पता है कि ये काम यामादा का है, इसलिए वो स्कूल के बाद उसे स्टाफ रूम में बुलाते हैं, लेकिन टीचर बिजी होते हैं इसलिए वो बच जाती है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्योतारो एक रेस्टोरेंट पे आया होता है अपनी बहन के साथ कुछ खाने के लिए, तो वो वहाँ पे ये सोच के काफी घबरा रहा होता है कि अगर यामादा को लाइब्रेरी में कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो लाइब्रेरी में आना बंद कर देगी और यहाँ पे भी यामादा उसके पीछे ही बैठ जाती है आके। फिर जब काना उसे चिढ़ाने लगती है तो क्योतारो इससे चिढ़ के ऑर्डर करने के लिए कुछ चले जाता है। उसको देख के यामादा भी उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो उसके बड़ी बहन के बारे में पूछती है और वो क्या ऑर्डर करने आया है उसके बारे में भी पूछती है। और जब वो कहता है कि उसे चिकन लेना है तो वो कहती है क्या तुम मेरी कॉपी कर रही हो। फिर यामादा सोचती है कि उसे भी कुछ लेना चाहिए, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका वॉलेट तो ऊपर ही रह गया है। तो क्योतारो से पूछता है क्या तुम्हें कुछ लेना है, तो यामादा कहती है उसे वॉशरूम जाना है, तो क्योतारो कहता है कि वॉशरूम ऊपर है और ये सुन के वो शर्मा के बाय करके वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद क्योतारो नोटिस करता है कि वो तो उससे बात करने के लिए आई थी और उसने ये चांस गवा दिया। और जब क्योतारो की बारी आ जाती है तो वो अपने ऑर्डर के साथ यामादा के लिए भी आइसक्रीम खरीद ही लेता है। और जब वो ऊपर जा रहा होता है तो यामादा नीचे आ रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम फिर से मेरी कॉपी कर रहे हो। फिर स्कूल में क्योतारो स्टाफ रूम में देख रहा होता है कि यामादा वहां पर आई कि नहीं, तभी वो उसके पीछे आ जाती है और वो उसे उसके साथ अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन क्योतारो पहले मना करता है, लेकिन वो बाद में मान ही जाता है और वो दोनों फिर अंदर आ जाते हैं, जहाँ टीचर उसे डांटने लगते हैं। लेकिन यामादा फिर भी नहीं मानते कि उसने ही वहाँ पे कचरा फेंका था, तो क्योतारो कुछ कह के उन्हें कंफ्यूज कर देता है। फिर इससे यामादा बच जाती है और वो लोग जब जाने लगते हैं तब टीचर उन्हें रोक लेता है और क्योतारो कहता है कि आज वो गया, लेकिन टीचर उसके पास आके उसे शाबाशी देता है बात करने के लिए, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है इसलिए वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता है। वहां से निकलने के बाद यामादा उसका शुक्रिया कहती है उसका साथ देने के लिए और वो उसे 2 कैंडी देते हुए कहती है कि इसमें से चूज करो, तो वो उनमें से एक चूज कर लेता है और ये देख के यामादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि शायद उन्हें फ्रेंड्स की तरह बात करनी चाहिए। ये सुन के क्योतारो के कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये यामादा ने कहा। अगले दिन टीचर उन सभी को वर्क प्लेस विजिट करने के लिए 6 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा जाता है, जहाँ जिनका भी इंटरेस्ट एक जैसा हो। लेकिन क्योतारो एक साइको किलर है तो वो डिटेक्टिव और मर्डर केस के बारे में ही ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड है, इसलिए सभी लोग अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं और क्योतारो अकेले ही रह जाता है। तभी अताची उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है तो क्योतारो भी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अताची कहता है कि देखो यामादा के ग्रुप में सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो हम लोग में से 2 लोग और जा सकते हैं। और केंता भी कहता है कि हारा के भी ग्रुप में 4 लोग हैं, तो हम लोग 2 लोग जा सकते हैं। तो हम लोग 2-2 की टीम में उन लोग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर सारे जाते हैं यामादा के ग्रुप से पूछने के लिए और जो सभी लड़कियां हैं उन्हें तो पता ही है कि अताची कैसा है, इसलिए सेकाइन कहती है अताची तुम हमारे टीम में वैसे ही नहीं आ सकते और हम लोग चूज करेंगे कि हमारे टीम में कौन 2 लोग आएंगे, जिस कारण वो लोग वोट करते हैं और जो अताची है वो उसमें भी फेल हो जाता है। और ये देखे तो क्योतारो भी डर जाता है क्योंकि उसको भी वोट मिलना काफी तो मुश्किल है। लेकिन तभी यामादा कहती है कि उन्हें वोट करने से पहले शायद बात कर लेनी चाहिए और वो लोग उन लड़कियों को बात करते हुए देख काफी ज्यादा नर्वस होने लगते हैं। बात करने के बाद वो लोग पहले डिसाइड करते हैं कि वो लोग केंता को अपने ग्रुप में लेंगे, लेकिन केंता तो हारा के ग्रुप में जाना चाहता है। और ये बात को देख के यामादा कहती है कि हमें पहले केंता से भी पूछ लेना चाहिए कि वो हमारे ग्रुप में आना चाहता है कि नहीं, जहाँ पे केंता भी मना करने के लिए काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। और यामादा क्योतारो की तरफ देखती है तो क्योतारो भी समझ जाता है, इसलिए वो कहता है उन्होंने ऑफर किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा और वो पढ़ने में अच्छा है इसलिए तुम्हें हारा के ग्रुप में ही जाना चाहिए। लेकिन ये कहने के बाद वो लड़कियों को देखता है, वो तो क्योतारो पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जिसके बाद अटाची और एक और लड़का अपने आप को बेवकूफ कहकर उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। तो क्योतारो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे साइंस में 40 ही मिला था। ये सुन के तो वो लड़का भी कहता है कि तुम तो मेरे से भी बड़े बेवकूफ हो। तो उसके बाद केंता और एक और दोस्त चले जाते हैं हारा के ग्रुप में और क्योतारो और अताची
दोनों आ जाते हैं यामादा के ग्रुप में। तभी यामादा क्योतारो के पास आके कहती है तुम झूठ बोल रहे थे ना। तो ये सुन के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कैसे पता कि वो साइंस में अच्छा है। इसके बाद क्योतारो लाइब्रेरी में सोच रहा होता है कि यामादा को पता था कि वो उनके ग्रुप में आना चाहता था, लेकिन वो खुद को बहाना देने लगता है कि वो सिर्फ अदाची की मदद करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पे हारा आ जाती है। ठीक पीछे ही यामादा भी वहाँ पे आ जाती है, जो आते साथ ही अपने चिप्स के पैकेट को निकाल लेती है और उसे खाने के लिए कहती है। तो हारा कहती है कि वो अभी भी डाइट पे है तो इसलिए वो नहीं खा सकती। उसके बाद वो कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। तो ये सुन के यामादा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो चुपके से उससे पूछने लगती है, लेकिन वो तो जोर से उसे बताने लगती है कि वो लोग अब डेट पे जाने लगे हैं। उसके बाद हारा उसके बारे में पूछती है। ये सुन के तो क्योतारो भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन तभी यामादा कहते हैं कि वो तो सिंगल है। और ये सुन के क्योतारो रिलीफ फील करता है। तो हारा कहती है तो उससे पहले तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा ना। यामादा कहती कि नहीं, उसने अब तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। ये सुन के तो क्योतारो और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यामादा उससे कहती है क्या तुमने सोच के रखा है कि आगे तुम उसके साथ क्या करोगी। तो हारा कहती है नहीं। तो यामादा कहती है कि मैंने तो सोच के रखा है। और वो हारा को अपने पास बुलाती है और एक ईयरफोन वो लगाती है और दूसरा हारा को दे देती है और वो दोनों गाने सुनने लगते हैं। और वो लोग फिर एक सेल्फी लेते हैं और उसके बाद यामादा अपने पॉकेट में उसका हाथ पकड़ के डाल देती है। उसके जेब में से सिर्फ कैंडी से ही निकलते हैं और वो उन सब कैंडी को निकाल के हारा के जेब में डाल देती है और उसके जेब में चोको पाई निकलती है। तो हारा बताती है कि ये वो कैन के लिए लाई थी और यामादा को पता लग जाता है कि वो ये कहने में काफी ज्यादा शर्मा रही है, इसलिए वो चोकोपाई उसको वापस दे देती है और वो कहती है कि वो डाइट में है। उसके बाद वो दोनों अपनी फोटो देखते हैं और उन्हें पीछे क्योतारो दिख जाता है और यामादा को पता लग जाता है कि वो क्योतारो है। फिर वो दोनों उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फिक्र नहीं होती है क्योंकि जो क्योतारो है वो इंट्रोवर्ट लड़का है और वो किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन हारो को उन लोगों को देख के कुछ ना कुछ लगता जरूर है। फिर जब क्योतारो जाने लगता है तो वो देखता है कि बाहर में बारिश हो रही होती है और ये काफी ज्यादा अच्छा मौका होता है रोमांस करने का। लेकिन ये क्योतारो के लिए नहीं था क्योंकि वो रेन कोट लेके आया था। वो जाने वाला होता है तभी वहाँ पे यामादा बाहर निकल जाती है और वो क्योतारो से कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम साइकिल पे आते हो। तो क्योतारो सोचता है कि शायद वो अम्ब्रेला उसके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन जो यामादा होती है वो तो उसके रेन कोट को ही मांग लेती है कन्वीनियंस स्टोर से अम्ब्रेला लाने के लिए। तो वो उसका रेन कोट लेके पहन लेती है और जाने से पहले क्या की जाती है कि वो जरूर यहाँ पर आएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और क्योतारो को तो डर लगने लगता है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे यामादा का बैग होता है और वहीं पे उसका चार्ज कार्ड भी होता है। तो वो देखे यामादा के पीछे जाता है और वो यामादा के पास आ जाता है और यामादा क्योतारो को अपने पास देख के अपने दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर रख देती है ताकि वो गीला ना हो और वो उससे कहती है क्या तुम मेरे बैग से वॉलेट निकाल के मेरे जेब में डाल दोगे। और ये सुन के वो शर्माने लगता है और उसके बैग के अंदर वॉलेट ढूंढने लगता है। तभी उसे एक अम्ब्रेला मिलता है। तो यामादा कहती है वो टूटा हुआ है। तो ये सुन के वो उसका वॉलेट निकाल के शर्माते हुए उसके पॉकेट में वॉलेट डाल देता है और वापस आके वो अम्ब्रेला को चेक करता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। तो इसका मतलब यही है कि वो उसके साथ जाना चाहती थी। तभी वहाँ पे यामादा शॉपिंग करके आ जाती है और ये वो तो अम्ब्रेला लेके भी कर सकती थी। फिर उसके बाद वो उसे गैस करने के लिए कहती है कि उसे माचा आइसक्रीम पसंद है कि नहीं। उसके बाद कहती है कि उसका टाइम खत्म हो गया और जब क्योतारो घर जाने लगता है तभी वो पीछे से उसे एक आइसक्रीम दे देती है। तो वो लेके वो सोचने लगता है कि सच में उसके साथ कुछ तो हो रहा है क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लगा है। तो वो उसे थैंक यू करके जाने लगता है। तभी यामादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो प्यार में है। तो क्योतारो चिल्ला के कहता है कि तुम आइसक्रीम के बारे में कह रही हो ना। वो इसलिए चिल्ला के बोला क्योंकि किसी को गलत ना लगे। फिर फाइनली उनका वर्क प्लेस विजिट का दिन आ ही जाता है जहाँ पे वो लोग एक मांगा स्टूडियो में चले जाते हैं और वो लोग अंदर जाके सभी लोग को देखने लगते हैं। वहीं अदाची यामादा से बात करने की कोशिश करता है और तभी जब यामादा अपनी एजेंसी में ही किसी साथ वाली लड़की को देखती है तो अदाची कहता है कि वो भी उसे जानता है और वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताने लगता है। आप समझ सकते हैं कि अदाची कैसे पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। उसके बड़े बड़े संतरे हैं, इसी सब के बारे में बता रहा था। और ये सुन के चिहिरो को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसको सबक भी सिखा देती है। उसके बाद उन्हें काफी सारे ओरिजिनल आर्ट वर्क दिखाई जाते हैं जिसे देख के क्योतारो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो शांत रह के ऐसा नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन यामादा नोटिस कर लेती है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ओरिजिनल वर्क दिखा देती है और वो उसे देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर वो लोग वापस जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा जगह हो जाती है जिस कारण यामादा क्योतारो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है
और क्योतारो यामादा को इतना पास है कि वो समझ नहीं पा रहा होता कि अब वो कहाँ देखेगा, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं और फिर जब क्योतारो आंख खोलता है तो देखते हैं वहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन जो यामादा है वो अभी भी उसे ही देख रही है। लेकिन तभी वो होश में आके वहां से निकल जाती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं तो मांगा के बारे में बात करते हैं, जहाँ यामादा एक रोमांटिक एनिमे को बोरो करने के लिए कहती है, लेकिन तभी चिहिरो कहती है कि उसे नहीं लगता कि क्योतारो को रोमांस एनिमे इंटरेस्ट होगा। और ये सुन के क्योतारो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाथरूम में अपने गुस्से को उतार रहा होता है, क्योंकि उसे यही लग रहा होता है कि वो दोनों मिल के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे सिर्फ यामादा होती है और वो देखते कि बाकी सभी तो वहाँ से जा चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों भाग के स्टेशन पे आते हैं, तब उन्हें बाकी सभी छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये होने के बाद यामादा उससे माफी मांगती है। तो क्योतारो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो देखता है कि यामादा इस वजह से काफी ज्यादा रोने लगी है, तो उसे रोता हुआ देख क्योतारो को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। इसलिए वो सामने वेंडिंग मशीन के पास जाके उसके लिए एक पीने के लिए ले आता है, तो वो उसे लेके चुप हो जाती है और फिर वो उसे मनाने के लिए कहता है, मुझे बाथरूम में जाने से पहले सभी लोगों को बता देना चाहिए था। ये बात सुन के यामादा इमेजिन करती है और ये इमेजिन करके वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग दूसरी ट्रेन लेके घर जाने लगते हैं और क्योतारो थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से यामादा उसका बैग पकड़ लेती है। जिसके बाद वो लोग वहीं पे दूसरे लोगों के बारे में बात करने लगते हैं और वो लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, जहाँ यामादा कहती है कि सीक्रेट रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेहतर रहती है और वो क्योतारो से भी पूछती है उसकी राय। थोड़ा शर्मा के हाँ शायद। जिसके बाद वो लोग स्कूल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे चिहिरो उसे रोक के उससे माफी मांगती है, तो वो उसे मनाने लगती है। अगली सुबह जब क्योतारो तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब वो अपनी मॉम और सिस्टर को स्कूल के बारे में बता रहा होता है। तो काना कहती है, क्या तुम्हें फाइनली स्कूल में मजा आने लगा है? तो वो थोड़ा गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है और वो जाते हुए सोच रहा था कि उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है। तभी उसे यामादा के बारे में याद आने लगता है, लेकिन वो अभी भी उस बात पे ही गुस्सा हो रहा होता है जो बात उसने सोची होती है। और यहाँ स्कूल के गेट पे यामादा किसी का इंतजार कर रही होती है, तो उसे लगता है कि ये उसके लिए नहीं जरूर खड़ी होगी, लेकिन तभी यामादा उसके साइकिल को पीछे से पकड़ लेती है और रोक देती है। फिर जब वो अपने साइकिल को पार्किंग में लगाता है, तभी यामादा वो मांगा उसे पकड़ा देती है जिस बारे में वो बात कर रही थी। उसके देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि वो कल सीरियस थी। उसके बाद यामादा पूरी मांगा को स्पॉइल करने लगती है, तो क्योतारो उसे रोक देता है। इसके बाद वो लोग क्लास में जाने लगते हैं, तभी क्योतारो कहता है तुम तो किसी का वेट कर रही थी ना। तो वो काफी ज्यादा हेजिटेट करने लगती है। अब क्योतारो जैसे गधे को कौन ही समझाए कि वो उसके तो वेट कर रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद क्योतारो लाइब्रेरी में अकेले बैठा होता है, तभी यामादा उससे मिलने आती है और वो क्योतारो की बुक देखने के लिए लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो क्योतारो होता है वो उसे नहीं देना चाहता था। और तभी यामादा फिसल जाती है और उसका सिस्टम लग जाता है क्योतारो के मुंह पे। तो ये सब होने के बाद यामादा उससे माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी क्योतारो उसे रोक लेता है। लेकिन वो भूल ही जाता है कि उसने उसे क्यों रोका। इसलिए वो उससे पूछता है कि कल क्या वो यहाँ पे आएगी? तो वो कहती है हाँ, वो स्कूल में भी आएगी और लाइब्रेरी में भी। ये सुन के वो शॉक हो जाता है और वो कहता है शायद वो सच में ये स्कूल में एंजॉय करने लगा है। फिर वो घर में आके यामादा के दिए हुए मांगा को पढ़ने लगता है और स्कूल में यामादा क्योतारो से पूछने लगती है क्या उसने मांगा वो पढ़ी थी? तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि वो कल उसी के बारे में सोच के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया था। और उन दोनों को बातें करते देख अताची सुन लेता है, तो वो उसे साइड में लेके जाके उससे पूछने लगता है कि वो उसके साथ क्या कर रहा था। तो वो कहता है ऑफ कोर्स हम क्लासमेट्स हैं तो हम बातें तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन वो लोग तो क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही लगते हैं। उसके बाद अताची और भी यामादा के बारे में कहने लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा और वो ये भी बताता है कि उसका उस पर क्रश है। ये सुन के क्योतारो कहता है कि ये कब से शुरू हुआ? तो अताची कहता है ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो वो उससे पूछता है कि उसे यामादा के बारे में क्या पसंद आया है। अताची तो अताची है, वो उसके बॉडी के बारे में ही बात करने लगता है, जो कि क्योतारो ज्यादा देर तक नहीं सुन सकता है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। फिर वो अपने डेस्क पे आके चेयर पे बैठ जाता है और उसके डेस्क पे यामादा बैठी हुई होती है। फिर जब वो उसकी लेग को देखता है तो वो शर्मा जाता है। उसके बाद जब वो लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है तो वो यही सोच रहा होता है कि वो भी शायद अताची की तरह ही सोचता है, तो इसका मतलब वो उससे प्यार नहीं करता है। तभी वो अपने सामने यामादा को देखता है जो कि एक नोटिस को पढ़ रही होती है, जिसपे यही लिखा होता है कि यहाँ पे खाना मना है। तो यामादा कहते हैं ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइब्रेरी में खाना नहीं चाहिए, इस बारे में पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है। वो कहती है शायद उसके बारे में किसी ने लाइब्रेरियन को बता दिया है। तो ये दोनों लाइब्रेरियन से पूछने की बात करते हैं। तो उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरियन से पूछते हैं तो वो कहती है
कि उसे वहाँ पर एक कैंडी का रैप मिला था, इसलिए उसने वहाँ पे नोटिस लगाया है। तो वो लोग वापस से लाइब्रेरी में आ जाते हैं और क्योतारो यही सोचता है कि इसका मतलब यामादा अब लाइब्रेरी में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर वो यहाँ पे खा ही नहीं पाएगी तो वो भला क्यों ही आएगी यहाँ पर। लेकिन यामादा की भूख कभी नहीं मिटने वाली और वो यहाँ पे भी चॉकलेट निकाल कर खाने लगती है। तभी क्योतारो देखता है कि लाइब्रेरियन तो यहीं पे है और वो उनकी तरफ आने लगती है। तो उसी वक्त यामादा चॉकलेट खाने वाली होती है। तभी क्योतारो नीचे पुग रख के यामादा का हाथ को पकड़ लेता है। उन दोनों को ऐसा देख के लाइब्रेरियन खाद के चली जाती है और क्योतारो जब उसे देखता है तो उसे शर्मा के माफी मांग लेता है, लेकिन उससे यामादा थोड़ी नाराज लगती है और वो अपने हाथ को छुपा के क्योतारो को जाने के लिए कहती है। और जब वो यहाँ से चले जाए तो वो अपने हाथ को ही चाटने लगती है और वो जैसे मुड़ के देखता है तो वो फिर से अपने हाथ को छुपा लेती है। फिर क्योतारो थोड़ा आगे जाके रुक के उसे थोड़ा कम खाने के लिए कहता है, ये सोच के शायद कि वो यहाँ पे आना बंद कर देगी। लेकिन अगले दिन यामादा फिर से लाइब्रेरी में आती है, लेकिन खाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है उसने बुक के नीचे चॉकलेट रखा है और यामादा को खाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसके बाद घर जाके वो यामादा के बारे में सर्च करने लगता है। तभी वो देखता है कि यामादा टीवी पे भी आती है, इसलिए वो जल्दी से टीवी के पास जाने लगता है और वो देखता है कि उसके आने से पहले ही टीवी शो खत्म हो चुका है। अब स्कूल में स्पोर्ट एक्टिविटी के दौरान वो उसे देख के मान जाता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई भी चांस नहीं है। तो उसके बाद सभी लोग रनिंग करने लगते हैं और जो क्योतारो होता है वो तो रनिंग कर ही नहीं पाता, वो काफी ज्यादा थक जाता है। लेकिन वो देखता है कि यामादा उसके पीछे है तो वो उसको देख के और जोर से भागने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यामादा उससे जीते। लेकिन यामादा पीछे से आके क्योतारो को पकड़ लेती है, लेकिन वो जैसे मर्जी अपने को छुड़ा के वहां से निकल जाता है। और वो जैसे ही यामादा को जैकेट उतारते हुए देखता है तो वो उसकी बॉडी को देख के फिर से धीमा हो जाता है और यामादा देखती है कि उसने तो टी शर्ट भी उल्टी पहनी है, इसलिए वो भागते भागते उस टी शर्ट को मोड़ लेती है और क्योतारो सब कुछ देखता ही रह जाता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। और जब वो उसे देखने के लिए मुड़ती है तो यामादा के लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो क्योतारो उसके पास आके कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यामादा बताती है कि उसने आज पहली बार उसकी दूसरी आंख को देखा है। ये सुन के तो वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग तो ट्रैक से ही बाहर आ गए हैं, जिसके बाद वो किसी तरह से ही रनिंग कंप्लीट कर ही लेते हैं। और तभी यामादा क्योतारो के पास हाथ बढ़ाती है उसे उठाने के लिए और क्योतारो जैसे तैसे शर्माते हुए उसे उठा लेता है, जिसके बाद वो अपनी जैकेट को उठा के क्लासरूम में आ जाता है। और जब वो क्लास में देखते हैं तो वो गलती से यामादा की जैकेट ले आया है और ठीक तभी वो सारी लड़कियां अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के जैकेट को एक्सचेंज करने की बात कर रही होती है। फिर वो लोग की मैथ क्लास चल रही होती है और तभी क्योतारो देखता है कि यामादा ने तो उसकी ही जैकेट को पहन लिया है। तो ये देख के वो भी सोचता है कि वो उसकी जैकेट पहन ले, लेकिन वो उसकी जैकेट नहीं पहनता है। तभी टीचर अदाची को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। तो ये देख के क्योतारो को पता लग जाता है कि जब अदाची उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो यामादा की तरफ जरूर देखेगा। तो इससे डर के वो खुद ही अपना हाथ उठा लेता है और फिर टीचर उसे बुला लेता है और फिर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। फिर जब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो वो यामादा को सिग्नल देने लगता है, लेकिन यामादा को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो इतनी भोली भाली जो है और वो बस उसे देखती ही रहती है। क्लास खत्म करने के बाद वो लोग लंच करते हैं और यामादा को अभी तक ये नहीं पता है कि उसकी जैकेट एक्सचेंज हो गई है, जिसके बाद वो क्योतारो को कहीं जाने के लिए बुलाती है। फिर वो दोनों नर्स रूम में जाके एक्सचेंज कर लेते हैं और तभी यामादा क्योतारो की जैकेट निकाल के उसे स्मेल करती है, जिसके बाद वो क्योतारो को वो जैकेट दे देती है और वो यही सोचता है कि ये यामादा को कब पता चला होगा। उसके कुछ दिन बाद ठंड बढ़ चुकी होती है और वो जब स्कूल में आता है तो वो विंटर की यूनिफॉर्म पहन के आया होता है और वो अदाची और बाकी लोग को कहते हुए सुनता है कि वो यामादा को किसी मूवी पे साथ चलने के लिए पूछेगा। फिर जब वो यामादा की तरफ देखता है तो वो थोड़ी सैड दिख रही होती है। तो वो सोचता है कि वो इसलिए उदास है क्योंकि वो अपने आसपास से लोगों से काफी ज्यादा ऊंचाई पे है। उसके बाद पीटी टीचर आके उन लोग से कहते हैं कि आज वो लोग अपनी शीट चेंज करने वाले हैं, जिसके लिए वो लोग लकी ड्रॉ करेंगे और सभी लोग लकी ड्रॉ से अपनी अपनी सीट निकाल लेते हैं और अपने डेस्क को लेके उस जगह पे चले जाते हैं। और वो बैठ के प्रे करने लगता है कि काश उसके पास यामादा की सीट हो और यामादा वहां से डेस्क लेके उसको पार करके आगे निकल जाती है और यामादा के पास अदाची को बैठने का मौका मिलता है, जो देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है। और क्योतारो के नेक्स्ट में हारा बैठती है और वो सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब क्लास शुरू होती है तो वो बोर्ड पे लिखा हुआ यामादा की वजह से देख ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा टॉल जो है। फिर यामादा जब मुड़ के देखती है तो उसे लगता है कि क्योतारो उसे ही देख रहा है, तो ये देख के वो शर्मा जाती है। लेकिन तभी अदाची कहता है कि वो अपनी किताब भूल गया है और यामादा उसे अपनी बुक शेयर करने को कहती है
तो इससे गुस्सा होकर क्योतारो उसके डेस्क के नीचे से बुक निकाल लेता है और इसके बाद वो जैसे तैसे करके बोर्ड को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो हारा के कंधे पे ही गिर जाता है। तो वो समझ जाती है कि वो यामादा के वजह से देख नहीं पा रहा, इसलिए वो उसके बाद डेस्क लगा के उसे कॉपी करने के लिए देती है। और ये देख के यामादा को जेलसी होती है और क्योतारो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद यामादा उससे कह रही होती है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा मजा आया होगा, तुम्हें हारा के पास जो बैठने मिल रहा है। तो फिर वो चुप हो जाता है और फिर कहता है कि वो पूरे क्लास के टाइम उसी को ही देख रहा था। ये सुन के यामादा शौक होकर शर्मा जाती है। तो क्योतारो अपनी बात पूरी करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो सोचता है कि वो इस मूवमेंट को खराब कर देगा, लेकिन फिर वो लाइब्रेरी में जाके पूरी बात बता देता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी सीट चेंज कर लेते हैं और अब लाइब्रेरी में वो उसकी मूवी के बारे में पूछता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होके उसे बताने लगती है, जिसमें वो एक पुलिस की बेटी होगी जो वो उसे सुनाती है कि तुम एक क्रीप हो। ये सुन के क्योतारो को झटका लगता है। यामादा कहते हैं कि वो ये सब नहीं कहते, इसलिए इस चीज के लिए उसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो उसे पकड़ कर एक डायलॉग बोलने लगती है। क्योतारो से कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए, और ये सब करते हुए बाकी सभी उसे ही देख रहे होते हैं। तो क्योतारो कहता है कि उन्हें शायद प्राइवेट जगह पे जाना चाहिए, और यामादा तो कुछ ज्यादा ही प्राइवेट जगह पे ले जाती है। आप देख ही सकते हैं, ये तो स्टोर रूम में उठा के ले आई इसे, जहाँ पे इन दोनों की बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है। फिर क्योतारो उसके मूवी के बारे में पूछता है तो यामादा बताती है कि उसकी मूवी 2 साल बाद स्प्रिंग के मंथ में ही आएगी। तो वो उससे पूछती है क्या वो देखने जाएगा, तो वो कहती है हाँ जरूर जाएगा। और ये सुन के यामादा बाहर निकल आती है। तो क्योतारो कहता है कि उनकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, तो वो उससे कहते कि वो उससे नहीं कह सकती। फिर वो घर पे आके यामादा के शो को देखने लगता है, और जो यामादा होती है वो तो कोने में बैठी होती है, लेकिन वो देखता है कि उसे तो कुछ बोलने का चांस ही नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि शायद ये उसके साथ होता ही रहेगा, और उसे ये देख के रिलीफ भी फील होता है क्योंकि यामादा अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, और अगर वो पॉपुलर होती तो यामादा को अपना बनाना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन जब वो स्कूल में आके देखता है तो यामादा नॉर्मल होती है। उसके बाद जब उन्हें एग्जाम का रिजल्ट दिया जाता है जहाँ पे यामादा को अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो वो इस चीज को लेके उसको चिढ़ाने लगती है क्योंकि चिहिरो से ज्यादा यामादा के मार्क्स जो आए हैं। उसके बाद चिहिरो को पता चलता है कि उसकी पढ़ाई में मदद तो क्योतारो कर रहा था, क्योंकि वो क्लास में स्मार्ट जो है। उसके बाद चिहिरो कहती है कि तुम पढ़ाने में तो काफी ज्यादा अच्छे हो, और मुझे पता है तुम डाटा प्रोसेसिंग क्लब में हो। और ये सारी बात यामादा ने उससे कही है। ये सुनते ही यामादा शर्मा के अपना मुंह फेर लेती है और बात को घुमा देती है। जिसके बाद वो यामादा के बारे में एक फनी बात बताने लगती है, जो सुन के क्योतारो थोड़ा हंस देता है। तो चिहिरो सरप्राइज होकर उसके पास देखने को जाती है, लेकिन तब यामादा उसे वापस खींच लेती है। उस सब के बाद जब वो नीचे अपनी क्लास में जाने लगता है तब उसे पता चलता है आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, और वो चुपके से देखता है कि यामादा के पास ही क्योतारो की मॉम बैठी हुई है, और वो पहली बार यामादा की मॉम को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही होती है, और वो यामादा को ठीक से बैठने के लिए कहती है। और ये सुन के तो क्योतारो की मॉम भी ठीक से बैठ जाती है, लेकिन वो दोनों तो एक जैसे होते हैं और वो लोग फिर से वैसे ही पोजीशन में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद यामादा उसकी तरफ देखने लगती है तो वो बताते हैं कि वो क्योतारो की मॉम है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से बात करने लगते हैं, और उसके बाद क्योतारो की मॉम उसे कैंडी भी देती है। जिसके बाद मीटिंग भी खत्म हो जाती है और क्योतारो के साथ उसकी मॉम जा रही होती है, और वो बता रही होती है कि वो आज उसी क्लास के कितनी ज्यादा सुंदर लड़की से मिली थी। तभी वो उसका नाम कहता है, और उसका नाम लेते ही पीछे वो प्रकट हो जाती है और वो शर्मा के यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाइब्रेरी में आके वो उसकी मॉम के बारे में कहने लगती है, और वो उससे पूछने लगती है कि उसकी मॉम उसको क्या कहती है। तो वो सुन के वो खड़ा हो जाता है और वो बात को बदल के होमवर्क के बारे में पूछता है। तो वो उसे शर्मा के पढ़ाने में हेल्प मांगती है, तो जिसके लिए क्योतारो मान जाता है, और तभी वहाँ पे लाइब्रेरियन आ जाती है। यामादा हमेशा की तरह खाने वाली चीज टेबल पे रख देती है। तो क्योतारो उसके पास आके उसके कान में कहने लगता है, लेकिन ये देख के तो यामादा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और इसी मौके का फायदा उठा के क्योतारो उस कैंडी को उठा लेता है। फिर एक दिन ठंड के मौसम होने के बावजूद बारिश हो रही होती है, और क्योतारो साइकिल से जा रहा होता है, और वो अपना रेन कोट आज भूल चुका था। तो वो भीगते ही भीगते जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में यामादा मिलती है जो कि उसे रोक लेती है, जहाँ वो सोचता है कि शायद वो खराब दिख रहा होगा, लेकिन यामादा को इससे कोई भी तकलीफ नहीं होती। उसके बाद वो उसे अम्ब्रेला दे के उसको प्लास्टिक पहना देती है, लेकिन क्योतारो इससे गुस्सा हो जाता है। तो यामादा उसके पीछे बैठ के कहती है तो ये कैसा है। वो हाँ तो कहना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि ये करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और उसे तो काम पे भी तो जाना है। तो फिर वो अपने घर पे आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यामादा ने तो अपना सामान उसके टोकरी पे ही रखा हुआ है। तो वो एक पैकेट को देख के जल्दी से उसको देने के लिए चले जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो आज काम पे जाएगी।
उसके बाद वो जल्दी से स्टेशन के पास पहुंच जाता है और यामादा के पास आ जाता है। यहाँ पे यामादा उसके सर को पूछ के कहती है तुम ये तो मुझे कल भी दे सकते थे। वो कहने की तो कोशिश करता लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसे पता चले कि उसने उसके सामान को देखा है। तो वो रुक जाता है। तभी वो चीज देख के यामादा उसके कान में कहती है उसे असल में पीरियड्स में यूज नहीं करते और वो चीज उसकी मॉम ने लेने को कहा था। ये सुन के वो उसे बाय करके अपने घर आ जाता है और वो घर आके यामादा के इंस्टाग्राम पेज को देख रहा होता है। और यार नोट कर लो इसकी इंस्टा आईडी, क्या पता मिल ही जाए। और उसकी इंस्टा आईडी देखते देखते वो सो जाता है और तभी वो सपने में यामादा को लेके काफी ज्यादा बुरा सपना देखता है जिस कारण वो उड़ जाता है और जाग के वो देखता है कि वो तो बीमार हो गया है। तो नेक्स्ट डे वो पूरा दिन घर ही में रहता है और जब कोई बेल बजाता है तो उसे लगता है कि कोई नेबर ही होगा। जब वो स्क्रीन में देखता है तो वो यामादा होती है। उसे देखते ही वो जल्दी से बाहर जाके उसे रोक लेता है। उसके बाद वो खाने के लिए उसे कुछ दे देती है और उसे कल के लिए सॉरी भी मांगती है, जिसके बाद वो उसे ये कह के चली जाती है कि वो अपना ख्याल रखे। लेकिन उसके थोड़े दूर जाते ही क्योतारो उसे रोक लेता है चाय पीने के लिए और यामादा अंदर आ जाती है और क्योतारो को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि यामादा उसके घर पे आई है। यामादा देखती क्योतारो घर में अकेला है, जिसके बाद क्योतारो उसके लिए गर्म पानी करने का छोड़ के वहां से अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो अपने लिए कपड़े ढूंढने लगता है तभी वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यामादा परेशान होकर उसके रूम में जाती और वो देखती है कि क्योतारो आधा नंगा होके बेहोश हुआ पड़ा है। तो वो उसे उठा के कपड़े पहनाने लगती है और उसकी थोड़े थोड़े आंख भी खुल जाती है और वो देखता भी है लेकिन उसे लगता है कि वो सपने में है। फिर वो दोबारा से बेहोश होके उसके एक गुब्बारों में सो जाता है। जब ये होता है तो यामादा उसे हक कर लेती है। उसके बाद वो जाग के उसके ऊपर उसे एक हाथ महसूस होता है तो उसे लगता है कि वो यामादा का हाथ है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वो काना का हाथ होता है। तभी वो उसे एक चीज और खाने का लेटर देती है जो कि यामादा ने उसे दिया था। अगले दिन क्योतारो की मॉम कहती है कि कल वो यामादा को अपने घर के बाहर मिली थी जहाँ मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। वो मुझे देख के मेरे पास आ गई थी और वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उसे बताया कि कल वो स्कूल जरूर जाएगा। अब लाइब्रेरी में यामादा उससे पूछती है क्या तुम लाइन आईडी यूज करते हो। तो वो उससे कहता है कि हाँ वो यूज करता है। यहाँ यामादा उसे अपनी लाइन आईडी शेयर करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकती, इसलिए वो एक स्टिकर दिखा के कहती है अगर ये तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे को कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक और बहाना करके कहती है कि सारे क्लास के मेंबर्स लाइन ग्रुप में ही होते हैं, तो क्या तुम्हारे क्लब में भी है। तो वो कहता है हाँ शायद होगा, लेकिन उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया। तो वो कहती है तो उन्हें तो तुम्हें पूछना चाहिए ना। तो वो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यामादा गुस्सा होकर उससे पूछती है ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि उनका क्लब छोटा सा है इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो सिकाइन कह रही होती है कि उसे क्रिसमस से पहले अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना ही होगा। लेकिन बाकी सारी लड़कियों को तो इनसे कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन यामादा को उसकी बात पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। और सिकाइन कहती है कि सभी लड़कों से हमें अपनी लाइम आईडी शेयर करनी चाहिए। तो ये सुन के यामादा एक्साइटेड हो जाती है। ये सुन के क्योतारो अपने मन में सोचता है कि यामादा के लिए बॉयफ्रेंड चूज करना तो ऐसा है जैसे कि पेड़ से पत्ते तोड़ना। लेकिन तभी यामादा क्योतारो के पास आके हाई कहती है और तभी सिकाइन आके उससे कहती है कि एक हीरा कोयले के पास क्या कर रहा है। और वो उसे छोड़ के खुद ही उसकी आईडी शेयर कर लेती है और वो उसकी डीपी देखती है तो उसमें रैम होती है, यानी कि इसने री0 जरूर देखा होगा। इससे यामादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो सिकाइन उसे उसी के लेवल का एक लड़का सजेस्ट करती है जो कि दिखने में एवरेज होता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स एंड पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो कहती है कि वो तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और ये जब बात क्योतारो सुनता है तो यामादा उसे और भी जेलस कराने के लिए और भी ज्यादा बात कहने लगती है, जिसके बाद सिकाइन तो उसे जोर जबरदस्ती करके लाइम आईडी मांगने के लिए कह देती है। और क्योतारो के अंदर तो पहाड़ टूट पड़ा होता है, लेकिन वो बाहर से शांत होता है। तो वो उससे पूछ ही लेती है क्या वो लाइम यूज करता है। और ये सुन के उसे वो मोमेंट याद आता है जबकि उसने उससे पूछा था कि वो लाइम यूज करता है। और ये सोच के वो जोर से चिल्लाता है और ये देख के यामादा समझ जाती है तो वो उस लड़के को मना कर देती है। फिर वो घर पे आके यामादा की दी हुई मांगा को पढ़ रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि वो उस जैसे लड़के को क्यों ही डेट करेगी। वो तो इस मांगा कैरेक्टर जैसे हैंडसम और कूल जैसे लड़के को डेट करेगी। ये सब सोच के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो मांगा को फेंक देता है। लेकिन वो फिर से उठा के उसे पढ़ने लगता है और वो यामादा के साथ बिताए हुए सारे पल सोचने लगता है। अगले दिन वो स्कूल में आके हारुया को देखता है जो कि यामादा को फिर से लाइन मार रहा होता है। और आज वो यामादा को वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाता है अपने घर पे।
और यामादा को लाने के लिए वो चिहिरो से भी पूछता है, लेकिन चिहिरो तो कुछ समझ नहीं पाती, वो तो मान जाती है। तो ये देख के क्योतारो डिसअपॉइंट हो जाता है। और फिर क्लास में चिहिरो जब यामादा से पूछने को आती है तब वो कहते कि वो उसके घर नहीं जाने वाली। तो वो कहते ठीक है, वो मियो के साथ चली जाएगी। और इन सब चीजों के वजह से वो लाइब्रेरी में जाके रोने लगती है और बाहर से क्योतारो देख रहा होता है। फिर यामादा उसे देख लेती है और उसे अपने पास बुला के उसके घर वीडियो गेम खेलने के लिए चलने के लिए बोलती है। लेकिन तभी हारुया के दोस्त वहाँ पे आ जाती है, तो उन्हें देख के क्योतारो वहाँ से चले जाता है। और वो लड़कियाँ हारुया की तरफ से माफी मांगती है क्योंकि उसके पास पहले से बॉयफ्रेंड होगा। तब वो मना करती है, लेकिन वो लड़कियाँ कहती है तुम तो टीवी पे आती हो, इसलिए तुम्हें ये प्राइवेसी रखना होगा शायद। तो इस चीज से वो इरिटेट हो जाती है और वो गुस्सा होकर कहती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये बात वो क्योतारो के तरफ देख के भी कहती है। ये देख के लड़कियां हैरान हो जाती है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यामादा क्योतारो के पास आ जाती है और तभी वो लड़कियां हारुया को भी वहां ले आते हैं। और उसे आता हुआ देख यामादा क्योतारो के और भी तक करीब आ जाती है। फिर जब वो चले जाता है तो यामादा शर्मा के दूर हट जाती है और वो शर्मा के यहाँ से चली जाती है। और क्योतारो को तो कुछ पता नहीं लगता कि हुआ क्या। फिर जब वो क्लास में आता है तो वो सुनता है कि सेकाई चिहिरो को असली बात बता रही होती है कि हारुया ने तो तुम्हें यूज किया है। तो ये सुन के वो कहते हैं कि ये तो वो पहले से जानती थी। फिर स्कूल खत्म करने के बाद वो उसके पास जाती है तो वो उससे नाराज होती है, लेकिन जल्दी उन दोनों के बीच में सब चीज नॉर्मल हो जाती है। और ये सब क्योतारो देख लेता है, हारुया क्योतारो को देख लेता है और घर आके वो उसकी ही बातों को सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक गलतफहमी आती है कि कहीं यामादा उसे अपने लिए यूज तो नहीं कर रही है। तब अगले दिन स्कूल में क्योतारो यामादा को अवॉइड करने लगता है। ये देख के यामादा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसको हुआ क्या। उसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुके होते हैं। उसके बाद वो लोग अलग अलग रास्ते जाने वाले होते हैं, तभी यामादा उसे रोक लेती है क्योंकि उसे अभी भी बहुत सारी बात करनी है। तो वो दोनों रुक जाते हैं और यामादा उससे विंटर ब्रेक के बारे में पूछती है, जिसपे क्योतारो कहता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने वाला है। तभी वो उसके मांगा के पहले पार्ट को दे देता है और यामादा उसे ये कह के निकल जाती है कि वो उसके लिए सोमवार को नेक्स्ट पार्ट ले आएगी और उसकी तो वो साइकिल भी ले जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में आती है तो वो कहती है कि वो उसका नेक्स्ट पार्ट लाना भूल गई और कल से हॉलीडे शुरू होने वाली है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कल बाहर मिलेंगे। और फिर फाइनली यामादा उससे लाइन आईडी मांग लेती है और घर आके वो दोनों एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। देन अगले सीन में क्योतारो शिबुया में यामादा का वेट कर रहा होता है और यहाँ पे अभी तक गोजो और सकुना नहीं आए हैं। उनका अभी बहुत ज्यादा टाइम है फाइट आने में, जहाँ पे उन्होंने 2 बजे का मिलने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन वो तो आधे घंटे पहले ही पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी वो यामादा को देखता है। पहले तो वो उसकी आउट ड्रेस देख के पहचान ही नहीं पाता, तो वो उसके आस पास घूम के उसे देखने लगता है कि वो वही है ना। और जो यामादा होती है उसे तो ये लग रहा होता है कि ये कोई स्ट्रेंजर होगा जो कि उसे देख रहा है, लेकिन फिर वो उसे पहचान जाती है। इसके बाद वो दोनों कहीं जाने लगते हैं। तभी क्योतारो अपने आप को एक गिलास में देखता है जिसमें वो तो चोर जैसा लग रहा होता है। तो वो अपने मास्क को उतार लेता है और यामादा के वो पीछे पीछे चल रहा होता है, तो वो उसको बैग पकड़ने के लिए देती है। पहले तो वो पूरे बैग को लेना चाहता है, लेकिन जो यामादा है वो तो उसको बैग का एक कोना देती है। तो वो दोनों ऐसे ही पकड़ के जाने लगते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट के पास आके यामादा उससे उसके अंदर चलने के लिए कहती है। पहले तो वो नर्वस हो रहा होता है, तो वो उससे पूछती है क्या वो जाना चाहता है कि नहीं। तो वो कहता है हाँ जरूर जाएगा। उसके बाद वो दोनों वहीं पे लाइन पे लग जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि शायद उसे आगे जाना चाहिए, लेकिन यामादा उसे रोक लेती है। उसके बाद क्योतारो उसके बालों के बारे में पूछता है, तो यामादा कहते हैं कि वो उसकी मॉम ने बनाई है और वो उसे ये भी बताती है कि उसकी मॉम बाहर में स्ट्रिक्ट लगती है, लेकिन वो घर में उससे उतना ही ज्यादा प्यार करती है। अंदर जाके जब वो मेन्यू कार्ड देखते हैं तो उसके रेट तो काफी ज्यादा हाई होते हैं, जो देख के वो कार्ड को ही नीचे रख देता है। तो यामादा कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि उसे मीठी चीजें पसंद नहीं। तभी वेटर आके उनका ऑर्डर लेती है, तो वो सिर्फ कॉफी मंगाता है और वो तभी कहती है क्या उसे ब्लैक ही पसंद है। तो वो कहता है हाँ, उसके घर में ब्लैक ड्रेस के अलावा और कोई ड्रेस है ही नहीं। तो यामादा भी कहती है उसके ब्लैक पसंद है और उसके घर में काफी ज्यादा ब्लैक कलर की ड्रेस है। तो वो कहता है कि ब्लैक ड्रेसेस उस पे अच्छी लगेगी क्योंकि जिन्हें ड्रेस सेंस है उन पे ब्लैक काफी ज्यादा सूट करता है, लेकिन वो हमेशा ब्लैक पहनता है तो उस पे कुछ खास नहीं लगता। और ये कह के वो रियलाइज करता है कि वो एक फैशन मॉडल को ये सब बता रहे हैं। वो जब शुगर लेने जा रहा होता है तभी उसे याद आता है कि उसने तो कहा था कि उसे मीठी चीजें पसंद नहीं। फिर यामादा का भी पैनकेक आ जाता है और लड़कियों की पुरानी आदत स्नैपचैट पे फोटो खींचना। वो क्योतारो को फोन दे के फोटो खींचने की रहती है और वो खाना खाते वक्त फोटो खींचती है और वीडियो भी बनाती है। फिर वो मोबाइल लेके उसको ये फोटो भेज देती है, जिसके बाद बस वो उस फोटो को देखते ही रह जाता है। तभी यामादा उसके चिन को पकड़ के कहती है कि तुम्हें रियल चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए,
खाने के बाद वो ड्रेस शॉप में चले जाते हैं जहाँ पे वो उसे ड्रेस चुनने के लिए कहती है। तो वो शर्मा के एक चुन लेता है और वो जल्दी से जाके ड्रेस चेंज करने लगती है। तो वो बाहर से इमेजिन करने लगता है कि अंदर यामादा ऐसी हो गई, लेकिन वो बाहर आके देखती है जो क्यों उतारा है वो तो शर्म के मारे यहाँ से जा रहा है। तो वो उसे रोक लेती है और उसके बाद वो अगली ड्रेस पहनने के लिए जाती है और तभी क्यों उतारो वहाँ पे काना को देख लेता है। तो उसे देख के वो परेशान होने लगता है और यामादा उसे अपनी ड्रेस दिखाती है। तो वो यामादा से कहता है कि उसकी यहाँ पे बहन आ गई है। तो वो उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे मिलाना नहीं चाहता। और जब वो भी चेंज करने के लिए आने लगती है तो यामादा उसे परेशान देख के उसे चेंजिंग रूम में ही खींच लेती है और उसके लिए क्योतारो उससे माफी मांगता है। और जो यामादा होती है वो तो अपने ड्रेस को बंद ही नहीं कर पा रही होती है, लेकिन फिर वो उससे पूछते है कि वो उसे अपनी बहन से क्यों नहीं मिला सकता। तो वो कहता है जब टाइम सही होगा तो वो उसे मिला देगा। फिर जब वो जाने के बारे में कहती है तो क्योतारो पूछता है क्या तुम इसे नहीं खरीदने वाली क्योंकि तुम पे ये ड्रेस सूट कर रही है। ये सुन के वो ब्लश करने लगती है और वो इस ड्रेस को खरीदने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी क्योतारो उसके पीछे देख लेता है और ये देख के ये दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं तो यामादा जाते वक्त क्योतारो से जबरदस्ती उसके पास रुकने के लिए माफी मांगती है। तो वो अपने मन में रियलाइज करता है कि वो नर्वस होने के कारण वो अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद वो उससे कहता है तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम कह देती हो, तो क्या आज का दिन तुम्हारे लिए मजेदार था। तो वो उसे स्कार्फ पहना के कह देती है तो तुम इससे जान ही सकते हो कि कैसा दिन गया। फिर वो दोनों स्टेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे क्योतारो उसके बैग को ले लेता है और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है इसलिए वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी वो क्योतारो का हाथ पकड़ लेती है और क्योतारो तो शर्माने लगता है। तो यामादा उसका हाथ को छोड़ देती है, लेकिन क्योतारो थोड़ी हिम्मत करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और ये करके तो दोनों ही शर्माने लगते हैं और फिर वो दोनों ऐसे ही हाथ पकड़ के घर जाने लगते हैं और ये मूवमेंट काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। फिर एंड में जाके यामादा को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है और क्योतारो न्यू ईयर की जैसी विश देने वाला होता है तभी यामादा उसे रोक देती है और कहती है कि अभी 5 दिन बाकी हैं तो तुम्हें अभी कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो बाय कह के यहाँ से जाने लगती है और क्योतारो उसे मुड़ के देखता है जहाँ वो नहीं होती, लेकिन तभी वो एक खंबे के पीछे से निकल के सेंटा क्लॉज की आवाज निकाल कर मैरी क्रिसमस कहती है। ये सब करने के बाद जब क्योतारो घर पे आ जाता है तो वो हमेशा की तरह उसके बारे में सोच रहा होता है और ये सोचते सोचते उस मांगा का करैक्टर इमेजिनेशन से बाहर निकल आता है और कहता है मैं तुम हूँ और तुम मैं। और वो उसे यामादा के बारे में याद करने देता है और वो इसी के साथ उसके साथ बात करते हुए सो जाता है। अगले दिन क्योतारो की फैमिली उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं जहां उसे काना के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा और तभी उसे यामादा की तरफ से मैसेज आता है जहां पे उसने ऑफ कोर्स खाने की पिक भेजी होती है और तभी उसे याद आता है कि यामादा ने तो उसे फोटो खींच के भेजने को कहा था। तो वो एक फोटो लेता है लेकिन घर के अंदर से अच्छी फोटो नहीं आती है तो वो बाहर चले जाता है। थोड़े दूर जाने के बाद उसे एक पहाड़ दिखता है जिसकी वो फोटो लेने लगता है, लेकिन वो पहाड़ से फिसल के नीचे गिर जाता है और शाम को काना उसे ढूंढने को आती है और तब वो उठने की कोशिश करता है तभी उसे हाथ में काफी ज्यादा दर्द फील होता है और उसे पता लगता है कि उसका हाथ टूट चुका है। तो उसे इमीडिएटली ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा के उसे खाना खिला के भेज देते हैं रूम पे सोने के लिए और क्योतारो फोटो खींच के यामादा को भेज देता है और ये देखते ही यामादा उसे वीडियो कॉल करती है। उठाने से पहले वो काना को देखता है कि वो सोई है कि नहीं, जिसके बाद ही वो कॉल को रिसीव कर लेता है और उठाते जो उसे नजारा दिखता है उसको देख के तो उसका दर्द कहाँ चले जाता है उसे भी नहीं पता चलता। लेकिन यामादा परेशान होकर कहती है कि उसको क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो बस गिर गया था। तो वो जान के वो शांत होती है और शांत होने के बाद ही वो अपने कपड़े को नोटिस करती है और अपने कपड़ों को चढ़ा लेती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं तभी काना उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और उसे देखते ही वो कॉल को काट देता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी सिर्फ क्लासमेट है, लेकिन असल में उसके बहन सोच रही थी कि वो किसी इंस्टा मॉडल को देख रहा होगा। और क्योतारो ये सुन के समझ जाता है कि अब उसकी बहन क्या क्या रिएक्शन देने वाली है, लेकिन वो ये देखे सरप्राइज हो जाता है कि वो वापस से चुपचाप जाके सो गई है। शायद काना को ये लगता होगा उसके भाई का लक इतना भी अच्छा नहीं है कि वो मॉडल जैसी लड़की से बात कर सके। उसके बाद वो फिर से मैसेज करने लगते हैं और वो मैसेज करती है कि वो फिर से कॉल करना चाहती है। तो ये देख के वो बाहर निकल आता है और तभी वो कॉल कर लेती है। फिर वो उससे पूछती है क्या उसके पास कोई पीने की चीज है, तो वो एक बोतल ले आता है और वो दोनों एक साथ ही पीते हैं। फिर जिसके बाद वो दोनों बाहर देखने लगते हैं और जो क्योतारो का नजारा होता है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, लेकिन यामादा के घर से चांद तो दिख ही नहीं रहा होता है। तो क्योतारो उसे एक अच्छी सी फोटो खींच के भेज देता है।
ये सब करने के बाद वो लोग अब वापस घर जाने लगते हैं और आने से पहले वो यामादा के लिए डॉग की कीचेन देखने लगता है। उसको देख के काना उससे कहते हैं कि तुम एक और ले लो, लेकिन वो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो कुछ सोचता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और घर में वो सारी चीजें यामादा को देने के लिए पैक करके निकल जाता है। और निकलते ही वो यामादा को अपने आंखों के सामने देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो दोनों तो एक जगह पे मिलने वाले थे ना। तो वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। तो वो कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, ना कि मेरे पैर में। असल में वो तो उसे देखने के लिए एक्साइटेड रहती और वो फिर शर्माने लगती है। जिसके बाद वो अपने पपी से उसको मिलवाती है और फिर वो लोग पार्क में आ जाते हैं। और यहाँ आके वो यही सोचने लगता है कि उसे शायद खाने वाली चीजें लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो यामादा है जिसे खाना काफी ज्यादा पसंद है। उसके बाद यामादा क्योतारो उसे उसके डॉग को कमांड देने के लिए कहती है तो वो कमांड देता है तो वो डॉग तो कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। तो उसके बदले तो यामादा ही रिएक्शन देने लगती है। फिर जब वो हैंड साइन का साइन देता है तो यामादा ही उसके हाथ को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ के वहीं बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद क्योतारो कहता है कि वो उसके स्कार्फ को ले आया है। तो यामादा उसके ऊपर से दूसरे हाथ से उस स्कार्फ को निकाल लेती है और वो कहते हैं कि असल में वो चाहते थे कि वो उसे ले ले। ये सुन के तो उसका होश उड़ जाता है और वो उसका हाथ छोड़ के शर्माते हुए एक की चेन दे देता है। इसे पाके तो यामादा बहुत खुश होती है। जब वो दोनों जाने लगते हैं तो यामादा उससे न्यू ईयर के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि वो टेम्पल में अपनी फैमिली के साथ जाने वाला है। उसके बाद वो बाय कह के यहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों घर पे आके फिर से एक दूसरे को मैसेज करते हैं। फिर वो कुछ पीने के लिए लेने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है, जहाँ पे उसे हारुया मिलता है और उसी के साथ सेकाइन और उसकी दोस्त भी होती है। फिर वो उसके साथ बैठ के उससे यामादा की लाइन आईडी मांगने लगता है। पहले तो वो उसे मना करना होता है, लेकिन तभी यामादा उसे मैसेज करती है तो वो देख लेता है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें यामादा का पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन हारुया कहता है तुम दोनों जाके कॉफी लेके आओ। हारुया उन दोनों के जाने के बाद कहता है कि तुम मुझे दे सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने ये मुझे दिया था। तो क्योतारो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हारुया कहता है ऐसा क्यों? क्योतारो कहता है मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। और ये सब पीछे से सेकाई सुन रही होती है और वो क्योतारो के पास आके उससे उसके साथ चलने के लिए बोलती है। असल में ये उसकी ट्रिक होती है हारुया से दूर करने का। ज्यादा बात क्योतारो कह रहा होता है कि हारुया हम दोनों के बीच में जो हो रहा है उसको गलत समझ रहा है। तो सेकाइन को तो पता ही है वो लोग कैसे करते हैं, तो इसलिए वो कहती है अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। और वो जैसे हाथ पकड़ती है तो वो जल्दी से हाथ को छुड़ा लेता है। तो वो फिर कहता है हाँ, शायद वो उसे लाइक करता है। और ये सुन के सेकाइन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं जानती थी कि तुम यामादा को पसंद करते हो। फिर वो उससे कहती है कि ये बात तो ऑब्वियस थी। फिर वो उसे उसके घर की बिल्डिंग पे छोड़ के जाने लगता है और वो यामादा को कॉल लगाता है क्योंकि उसे उसकी आवाज सुननी थी। और तभी वहाँ पे सेकाइन भी आ जाती है और हमें पता चलता है सभी लोग सेकाइन के घर पे ही होते हैं और उसे भी पता चल जाता है कि यामादा सेकाइन के घर पे है। सेकाइन की आवाज सुनते ही क्योतारो कॉल को कट कर देता है और वो कहता है कि एक दिन वो उसे बता देगा कि वो उसे लाइक करता है। अगले दिन क्योतारो श्राइन में जा रहा होता है क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है और उसका आज यामादा से भी मिलने का प्लान है और वो एक बहाना मार के उसके पास चले जाएगा। लेकिन तभी क्योतारो की मॉम यामादा को देख लेती है और ये सुनते ही काना उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और वो उसको देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल जो है। और वो क्योतारो से कहती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तैयार होके आई होती है। जिसके बाद काना उसे फोर्स करने लगती है उसके पास जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा रहा होता है और यामादा उन दोनों को ये करते हुए देख लेती है। जिसके बाद वो हिम्मत करके उनके पास खुद ही चली जाती है और वो क्योतारो की मॉम को जाके हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। उसके डैड कहते हैं कि ये कौन है, तो उसकी मॉम बताती है ये क्योतारो की क्लासमेट है, अन्ना यामादा। फिर वो उन लोग के साथ ही श्राइन में जाने लगती है। फिर वो लोग प्रे करके वहां से चले जाते हैं क्योतारो और यामादा को अकेले छोड़कर। और क्योतारो एक हाथ से प्रे कर रहा था क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ है। तो ये देख के यामादा उसके हाथ को अपने हाथ से जोड़ के प्रे करती है। जिसके बाद वो उन्हें छोड़कर चली जाती है और क्योतारो प्लान बनाने लगता है कि वो कुछ बहाना करके फिर से उससे मिलने जाएगा। तो कुछ देर चलने के बाद वो बहाना जैसे करने वाला होता है, लेकिन काना ही कुछ बहाना लगा के उसको खींच के लेके जाने लगती है कहीं और वो तो उसे यामादा के पास ही ले आती है। और वो जैसे ही यामादा को बुलाता है तो हम लोग देखते हैं वो तो काफी कुछ खारी होती है। उसके बाद काना उसको अपने घर पे इनवाइट करती है। उसके बाद वो यामादा को अपने घर पे ले आती है और यामादा जब अपने कोट को उतारती है तो क्योतारो उसके कमर पे वही डॉग वाला कीचेन देख लेता है। तो वो अपनी बहन से वो कीचेन को छुपाने लगता है और काना को लगता है कि वो कुछ रोमांटिक हरकत कर रहा है, इसलिए वो शर्माने लगती है।
जिसके बाद वो उसके पकड़ लेती है और कहती है तुम इतने क्लोज क्यों जा रही हो। और फिर वो किचन देख ही लेती है और जब यामादा खा रही होती है तो वो दोनों तो उसकी खूबसूरती देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये कितनी ज्यादा क्यूट है। तभी काना यामादा से कहती है कि तुम्हारे दोस्त तुमको क्या कहकर बुलाते हैं। तो क्योतारो कहता है कि यामादा को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां उससे क्लोज आके उसको फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए फोर्स करने लगती है। उसके बाद काना क्योतारो की बचपन की फोटो दिखाने लगती है। उसकी फोटो देखने के बाद वो क्योतारो से आउटडोर एक्सकर्शन के बारे में पूछती है। तो काना हैरान होकर कहते हैं कि वो कभी भी वहां पर नहीं गया और वहां पे माहौल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था, इसलिए काना उन दोनों को वहां पे अकेला छोड़ के अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। और वो जाने से पहले यामादा का शुक्रिया करती है क्योतारो का फ्रेंड बनने के लिए। ये सुन के यामादा उससे कहती है क्या मैं आपको अपनी बड़ी बहन कह सकती हूँ। ये सुन के तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद ये दोनों अकेले रह जाते हैं और यामादा तो उसके घर के काम भी कर देती है, यानी कि क्योतारो की एक तरह से हाउसवाइफ की तरह बन गई है ये। जिसके बाद वो क्योतारो के रूम पे भी आ जाती है और फिर वो वहीं पे बैठ के क्योतारो के एल्बम को देखने लगती है। उस फोटो को देख के उसमें क्योतारो के दोस्त भी होते हैं। तो यामादा उससे पूछती है कि ये दोनों कहाँ पर गए। तो क्योतारो बताता है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल में चले गए। फिर यामादा उससे अवार्ड्स के बारे में पूछने लगती है जो कि उसने अलग अलग कंपटीशन में जीते थे। फिर वो वापस से बेड पे आके लेट के उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसे उसकी मैगजीन दिखाई देती है और ये देख के वो उसे रोकने की कोशिश करने जाने लगता है और ये करते हुए वो उसके ऊपर आ जाता है। और माहौल तो कह रहा था कि किस कर बेटे, बट नहीं कर पाते वो लोग, लेकिन वो फिर उड़ जाती है और क्योतारो को लगता है कि वो तो गया, लेकिन वो तो एल्बम से उसकी फोटो खींच के नीचे चली जाती है और जाते वक्त कहती है कि अगली बार मैं आऊंगी तो मैं तुम्हें अपनी एल्बम दिखाऊंगी। और ये सुन के तो क्योतारो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसे अपने घर पे इन्वाइट किया है। और उसके बाद हम लोग को क्योतारो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्तों को तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया था, लेकिन क्योतारो को नहीं मिला था। इसके बाद से वो अकेले रहने लगा था। उसके अगले दिन वो अपनी मॉम और बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है और स्कूल में जाते ही वो यामादा से मिलता है और काना उससे कहती है कि मेरे भाई का ध्यान रखना। फिर अंदर जाते वक्त वो उसे देखने लगती है। तो क्योतारो कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हारा किचन कहाँ पे गया। तो फिर वो अपने बैग से निकाल के कहता है कि वो एक हाथ से नहीं लगा सकता। तो वो लोग साइड में जाके यामादा उसके गले में ही लगा देती है। तो क्योतारो कहता है यहाँ पे तो वो गंदा हो जाएगा। तो वो उसके बॉटम बटम पे टांग देती है। फिर वो कहता है चलो हमें जाना चाहिए, लेकिन वो चाहता था कि ये मूवमेंट नहीं पे थम जाए। लेकिन फिर वो बाद में कहता है कि पिछले साल वो स्कूल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन दिनों वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है स्कूल जाने के लिए। फिर वो शर्मा के कहता है कि ये सिर्फ यामादा की वजह से हुआ है। तभी उसकी बुक नीचे गिर जाती है तो यामादा उसे उठा के दे देती है और उसे देख के उसे पता चल जाता है कि वो थोड़ा परेशान है, इसलिए वो उसे गले लगा लेती है और क्योतारो भी थोड़ा इमोशनल होके उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों दौड़ के क्लास में जाने लगते हैं। तभी उन्हें सेकाइन मिलती है। उन दोनों को देख के सेकाइन को लगता है कि उन दोनों ने सब कुछ कर लिया, इसलिए वो सबको बताने के लिए जाने लगती है। उसके जाने के बाद यामादा फिर से उसे एक खाली पैकेट देती है, लेकिन फिर वो कहती है वो मजाक कर रही है और फिर वो उसे एक कैंडी दे देती है और यहीं से इन लोगों की केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी लव की। और इसी के साथ हो जाता है ये सीजन खत्म और इसका नेक्स्ट सीजन भी आ चुका है। जब इसके सारे एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके द टेंजेस इन माई हार्ट सीजन 2 देख सकते हैं, जिसमें मैं लाइन बाय लाइन एपिसोड को एक्सप्लेन किया है वीकली। और मुझे इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग इतना आगे आ ही गए हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।